हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड, इसकी जो सेकंड यूनिट है उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो लास्ट वीडियो रहेगी एंड हमारी सेकंड यूनिट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक इज़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज इन इंडिया, जो कि हमारे पास में APCTD नहीं है, APCTT ही होती है। सभी बुक्स के अंदर APCTT ही दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा NRDC, TIFAC, BCIL, TBSC और SIT भी आ गया। तो हमारे पास में मेन दो ही टॉपिक्स है, एक तो है TT एजेंसीज इन इंडिया, यही हमारे पास इसके अंदर ये सब आता है। देन TT रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, जिसके अंदर आता है कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, लाइसेंसिंग, MOUs एंड लीगल इश्यूज। ठीक है, दो मेन टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी इसके पहले के सारे टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड आज हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसके जो प्रॉपर नोट्स है वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिलेंगे, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज़ इन इंडिया मतलब अलग अलग एजेंसीज जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, एंड वो भी हम लोग इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज है उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास में आती है APCTT। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब जो ये APCTT है ना, ये एक यूनाइटेड नेशंस लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यूनाइटेड नेशन की लोकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ESCAP के अंडर में आती है, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इसके अंडर में ये आती है। तो सिंपली एक यूनाइटेड नेशन की लोकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके अंडर में आती है। ठीक है, जो इसका जो सेंटर है APCTT, ये सेंटर जो है वो 1977 के अंदर बेंगलोर के अंदर एस्टेब्लिश करा गया था एंड देन उसके बाद में इसे मूव कर दिया गया था न्यू दिल्ली के अंदर 1993 के अंदर। ठीक है, अब जो हमारा APCTT है ना, इसका मेन काम है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो इसे प्रमोट करना होता है, इसको स्मॉल एंड जो मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज होती है ना एशिया एंड पैसिफिक के अंदर, वहाँ पर इन्हें जो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का प्रोसेस है उसे प्रमोट करना होता है, एंडोर्स करना होता है। ठीक है, अब जो APCTT है ना, ये क्या करते हैं कि अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है उन्हें एम्प्लॉय करते हैं जो कि इंटरनेशनल डोनर्स के द्वारा जो है फाइनेंस करे जाते हैं। ठीक है, एंड इनका कहीं ना कहीं काम होता है, इनका जो मेन गोल होता है APCTT का, वो ये होता है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एबिलिटीज़ है किसी भी एरिया के अंदर, उन्हें स्ट्रेंथन करना, उन्हें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, एंड जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम हो रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंदर, हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो हो रहा है उसे असिस्ट करना, उसके अंदर कहीं ना कहीं हेल्प करना। ठीक है, अब जो APCTT है ना, इनका क्या काम रहता है कि ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं जिससे कि ये इंस्पायर कर सके वुमेन को, जिससे कि वो टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पास इसके अंदर आ जाएंगे। सेकंड हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज है इंडिया के अंदर, वो आती है NRDC, मतलब नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये हमारे पास में होती है NRDC। ये जो है 1953 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी। इसका मेन गोल क्या था कि जो हमारे पास में टेक्नोलॉजीज़ हो गए, नॉलेज हो गए, डिस्कवरीज हो गए, पेटेंट हो गए, या फिर जो भी प्रोसीजर्स हो गए जो कि अलग अलग जगह पर बनाए जाते हैं, उन्हें स्पॉन्सर करना, उन्हें बनाना एंड उन्हें कमर्शलाइज करना, मार्केट लेवल पर ले जाना, जो है ये हमारा NRDC का मेन गोल था। अब जो NRDC है ना, ये करेंटली किसके अंडर में काम करी है? जो एडमिनिस्ट्रेशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। ठीक है, इसके अंडर में जो NRDC अभी करेंटली काम कर रहे हैं। अब पिछले 60 साल जो हो गए, 60-70 साल जितने भी हो गए हैं इसे एग्जिस्ट करते हुए, इसके अंदर इन्होंने क्या करा है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट जो है वो बना लिए हैं साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल कम्युनिटी के अंदर, इंडिया के अंदर भी एंड बाहर भी। ठीक है, तो इस वजह से इनका बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो बन चुका है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का, यूनिवर्सिटीज़ का एंड इंडस्ट्रीज़ का। ठीक है, NRDC जो है, इन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है बहुत सारे टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर अलग अलग लोगों को, मोर देन 4800 एंटरप्रेन्योर्स को इन्होंने लाइसेंस दिया गया है। ठीक है, एंड जो कुछ स्मॉल या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है उन्हें भी इन्होंने कहीं ना कहीं हेल्प करी है टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर। ठीक है,
अब एनआरडीसी जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फील्ड के अंदर तो एक लीडर है ही, बट साथ साथ ये क्या करती है कि अलग अलग एक्टिविटीज़ करती हैं, प्रमोशनल प्रोग्राम करती है, रिसर्च के लिए लोगों को इंस्पायर करने के लिए, रिसर्च फील्ड को इम्प्रूव करने के लिए, देन डिस्कवरीज इनोवेशन हो गई उन्हें प्रमोट करने के लिए, ये सब काम जो है ये भी कहीं ना कहीं एनआरडीसी जो है वो करती है। ठीक है, इसके अलावा एनआरडीसी जो है इफेक्टिवली ट्रांसफ़र करती है टेक्नोलॉजीज़ को एंड फैसिलिटीज़ को डेवलप्ड एंड डेवलपिंग दोनों तरह की कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि हम लोग को एनआरडीसी के अंदर देखने हैं। एनआरडीसी जो इसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के फील्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान जो है वो दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है टिफैक। टिफैक क्या होता है? टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। ठीक है, ये है हमारे पास में टिफैक। अब जो टिफैक है ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाउंड हुई थी 1988 के अंदर। ठीक है, किसके अंडर में हुई थी? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में हुई थी, जिससे कि जो टेक्नोलॉजी डोमेन है उसमें मतलब फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ें वगैरह जो है वो प्लान करी जा सके। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रेजेक्ट्रीज जो है उन्हें इवेल्युएट करा जा सके, इनोवेशन जो होती है नई नई चीज़ों की उसके अंदर कहीं ना कहीं असिस्टेंस दिया जा सके, ये सब जो है वो टिफैक के काम होते हैं। मेन इसीलिए जो है इसे एस्टेब्लिश करा गया था। ठीक है, अब टिफैक जो है इसने कहीं ना कहीं क्या करा है कि टेक्नोलॉजी विजन जो है, टेक्नोलॉजी विजन कंट्री के लिए डेवलप करा है। मतलब हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसके लिए एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी जो है वो 10 साल बाद किस जगह पर होनी चाहिए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग को करनी है, वो प्रॉपर जो है वो डेवलप करा गया है टिफैक के द्वारा। तो जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है वो उस टाइम पर क्या है, टिफैक जो है उसके चेयरमैन थे। ठीक है, उनके अंडर में टेक्नोलॉजी विजन 2020 जो है वो डेवलप करा गया था, जिसके अंदर 17 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेट करे गए थे, जिसमें से 16 जो है वो तो टेक्नोलॉजी फील्ड से रिलेटेड थे एंड एक जो है वो सर्विसेज के ऊपर था। तो जो टिफैक है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टेक्नोलॉजी एंड कमर्शलाइजेशन के अंदर जो भी वीक एरियाज़ है उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने का काम जो है वो इनका कहीं ना कहीं है। ठीक है, देन इसके बाद में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, इन्होंने 103rd जो इंडियन साइंस कांग्रेस हुई थी मैसूरू के अंदर, उसके अंदर उन्होंने क्या करा था कि जो टेक्नोलॉजी विजन 2035 है जो कि टिफैक ने प्रिपेयर करा है वो उन्होंने वहाँ पर रिलीज़ करा था। देन टेक्नोलॉजी विजन जो है वो 2035 के अंदर जब रिलीज़ करा गया था, तो उसके बाद में टेक्नोलॉजी रोड मैप्स जो हैं वो 12 एरियाज़ के अंदर 12 थीमेटिक एरियाज़ के अंदर जो हैं वो रिलीज़ करे गए थे। ठीक है, जिसके अंदर एजुकेशन आता है, मेडिकल साइंस एंड हेल्थ केयर आता है, फूड एंड एग्रीकल्चर आता है, वाटर आता है, एनर्जी आता है, एनवायरनमेंट आता है, हैबिटाट आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, मटीरियल्स आता है एंड इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आती हैं। ठीक है, ये जो 12 थीमेटिक एरियाज़ है इनके लिए भी टेक्नोलॉजी रोड मैप जो है वो रिलीज़ करा गया था टेक्नोलॉजी विजन 2035 को रिलीज़ करने के बाद में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारे पास में टिफैक के बारे में जो भी हम लोग को यहाँ पर पढ़ना था वो यहाँ पर प्रॉपर जो है हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नाउ नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसी हमारे पास आती है वो आती है BCIL, जो कि होती है बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड। ठीक है, BCIL जो है वो 1990 के अंदर फाउंडेड हुई थी, किसके द्वारा? श्री चंद्रशेखर के द्वारा, जो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, एंड BCIL जो है ये इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में इसे जो एस्टेब्लिश है वो करा गया था, न्यू दिल्ली के अंदर जो है ये एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, अब जो हमारे पास में BCIL है ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि प्रमोट करी जाती है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसे हम DBT भी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एंड जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इन सब के द्वारा जो है ये कंपनी प्रमोट करी जाती है, जिससे कि जो इम्पॉर्टेंट कनेक्शंस होते हैं स्टेक होल्डर्स के बीच में, बिजनेस असिस्टेंट्स वालों के बीच में, इन सब के बीच में जो इम्पॉर्टेंट कनेक्शंस होते हैं वो प्रोवाइड करने के लिए जो है BCIL को बनाया गया है। ठीक है, एंड उसके अलावा ये क्या करता है कि जो कमर्शलाइजेशन है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर उसे बहुत ही तरीके से एंड बहुत ही स्पीड में करने के लिए कहीं ना कहीं मदद करता है। नाउ जो लास्ट डिकेड था, मतलब पिछले जो 10 साल थे, उसके अंदर BCIL जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है इन्वॉल्व है, साथ में प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी के अंदर ये इन्वॉल्व है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एंड जो मैन पावर की ट्रेनिंग होती है एंड जो भी प्लेसमेंट होते हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उन सब के अंदर BCIL जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहा है पिछले 10 सालों के अंदर। ठीक है, अब BCIL जो है एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी सोर्स के बीच में एंड जो टेक्नोलॉजी सीकर्स होते हैं उन दोनों के बीच में। ठीक है, कंट्री जो है अपने इंडिया के अंदर भी एंड इंडिया के बाहर भी ये मदद करता है BCIL कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी सोर्सिंग के अंदर, देन
टाई अप्स जो होते हैं उन्हें मार्केट करने के लिए, उसके बाद में जॉइंट वेंचर जो है उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए, इन सब चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं जो BCIL है वो इन्वॉल्व रहता है। अब इसके बाद में जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो हमें अच्छे से प्रॉपरली डेवलप करना है, तो उसके लिए एक सिस्टमैटिक स्टेप वाइज मैथडोलॉजी जो है वो हमारे पास में होती है। फर्स्ट स्टेप इसके अंदर आता है स्क्रीनिंग फॉर लीड्स, ठीक है। लीड्स जो है उनकी थोड़ी सर्च करा जाए, उसके बाद में इवैल्यूएशन उसका होगा, उसके बाद में वैलिडेशन होगा, फिर स्केल अप होगा, ठीक है। स्केल अप के बाद में हमारे पास में पैकेजिंग होगी, देन टेक्नोलॉजी की प्राइसिंग होगी, देन एंटरप्रेन्योर जो है उसका सिलेक्शन होएगा, उसके बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का प्रोसेस होएगा, उसके बाद में मॉनिटरिंग होगी, सपोर्ट होगा एंड कंसल्टेंसी होगी। इस तरीके से ये जो स्टेप्स है वो फॉलो होते हैं। BCIL जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर ये स्टेप्स जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पर ये जितने पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, अब जैसे हमारे पास में इसका क्वेश्चन आ जाता है कि आप BCIL के बारे में 5 मार्क्स के अंदर लिखो, तो आप क्या लिखोगे? तो सबसे पहले तो हम लोग यही बता देंगे कि एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसी होती है, इनका क्या काम रहता है, और उसके बाद में हम लोग इसके बारे में जो है डिटेल के अंदर यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट्स जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखने होंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्रॉपर एक एक पॉइंट जो है आपको नोट्स के अंदर लिखा मिल जाएगा, वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसी हमारे पास में आती है वो आएगी TBSE और SIDBI। TBSE क्या होता है? टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज, एंड SIDBI क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले SIDBI जो है, जो हमारे पास में ये है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे पहले इसे सेटअप करा गया था 2 अप्रैल 1990 को, एंड ये किसके एक एक्ट है इंडियन पार्लियामेंट का, उसके अंडर में इसे एस्टेब्लिश करा गया था। तो ये जो बैंक है ना वो कहीं ना कहीं जिनको भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंदर किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये मदद करता है। जैसे माइक्रो एंटरप्राइजेज हो गए, स्मॉल एंटरप्राइजेज हो गए, मीडियम एंटरप्राइजेज हो गए, इन सब के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ये मदद करता है। साथ ही साथ जो उनका फंक्शन होता है ना, उनके काम करने के अंदर भी ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। तो इसका मेन काम क्या होता है? जो हमारे पास में स्मॉल कंपनीज़ हो गई, मतलब जिनके पास में ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं होते, उन्हें कहीं ना कहीं ये मदद करते हैं कि अपने काम को अच्छे से कर सकें, एंड वो जिस भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहते हैं उसके अंदर फाइनेंशियली कहीं ना कहीं उनको हेल्प करते हैं। तो जो भी कुछ प्रमोशन या डेवलपमेंट प्रोग्राम करे जाते हैं SIDBI के द्वारा, वो मेनली फोकस करते हैं जो रूरल एंटरप्राइजेज होते हैं ना उनके प्रमोशन के अंदर, एंड उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट जो है उसके अंदर ये कहीं ना कहीं मदद करते हैं। देन 1995 के अंदर SIDBI जो है इन्होंने TBSE को क्रिएट करा था, मतलब टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज, इसे क्रिएट करा था UNAPCTT के साथ में मिल करके, मतलब जो यूनाइटेड नेशंस एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके साथ मिलकर के SIDBI ने TBSE को क्रिएट करा था 1995 के अंदर। अब TBSE जो है ये कहीं ना कहीं मदद करता है कि जो भी सर्विसेज चाहिए ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को करने के लिए, या फिर जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशंस के अंदर जो भी सर्विसेज की ज़रूरत होती है उसे प्रोवाइड करने में TBSE जो है वो मदद करता है, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के लिए, जिससे कि ग्लोबल लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो उनके पास में पहुंच सके, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर बिजनेस कोलैबोरेशन से रिलेटेड। तो TBSE जो है इसके फीचर्स क्या होता है, क्या करता है? एक प्रोफेशनली मैनेज सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंदर या फिर कोलैबोरेशन के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ये क्या करता है? मदद करता है जो पोटेंशियल पार्टनर्स होते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंदर, उनके बीच में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में कहीं ना कहीं मदद करता है। उसके बाद में जो टेक्नोलॉजी हो गए, जो फाइनेंस हो गए, उसके अरेंजमेंट के अंदर जो है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये मदद करता है। तो यहाँ पर हमारी 5 टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। नाउ सेकेंड टॉपिक हमारे पास आता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम लोग इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट हमारे पास रहता है वो रहता है कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट जो है वो क्या होता है? इट इज़ अ लॉफुल बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोवाइडर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड द रिसीवर, एंड स्टेट्स द कंडीशन अंडर विच कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इज मेड पब्लिक, ठीक है। तो सिंपली कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट क्या होता है? ये दो पार्टीज़ के बीच में, एक तो जो मतलब प्रोवाइड करे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को, एंड दूसरे जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक लॉफुल बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जो ये बताता है कि किस
कंडीशंस के अंदर हम लोग जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसे पब्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारा एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें लीक नहीं करनी होती, दो लोगों के बीच में ये प्रॉपर एग्रीमेंट होता है कि हम इस इन्फॉर्मेशन को जो है लीक नहीं करेंगे एंड किन कंडीशंस के अंदर उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करा जा सकता है, ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर लिखी रहती हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट जो इसे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी कहते हैं, सिक्रेसी एग्रीमेंट भी कहते हैं, म्यूचुअल डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी कहते हैं। अब जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंदर, वो क्या करती है, टेक्नोलॉजी के राइट्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट जो होता है ना, इसका मेन एम हमारे पास में ये रहता है कि जो भी पार्टी इस एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर रही है उनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट के अंदर लिखी जाती है वो प्रॉपरली ब्रीफ के अंदर ये लिखी जाती है कि कौन सी टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी को हम लोग यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अब जो एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता है ना, वो या तो वन वे हो सकता है या फिर टू वे हो सकता है। ठीक है, दो तरीके के कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट जो है वो हमारे पास में हो सकते हैं। ठीक है, वन वे एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, एक पार्टी जो है वो अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बताती है, दूसरी जो है उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है। टू वे जो हमारे पास में कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट होता है, इसके अंदर दोनों पार्टी जो है वो कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को बता रही होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास में एक ड्राफ्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट का। तो उस ड्राफ्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले तो सारी की सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पार्टी से रिलेटेड एंड जितने भी लोग उस नेगोशिएशन के अंदर इन्वॉल्व है उससे रिलेटेड। ठीक है, देन जो हम टेक्नोलॉजी वहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पर होना चाहिए। देन दोनों जो भी पार्टीज़ हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन के क्या तरीके रहेंगे, बातचीत करने के क्या तरीके रहेंगे, वो प्रॉपर्ली यहाँ पर लिखा होना चाहिए। उसके बाद में जो ड्राफ्ट है वो दोनों पार्टीज़ के बीच में सर्कुलेट होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर प्रॉपर्ली लिखी होनी चाहिए। उसके बाद में एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी, उसके क्या सोर्सेज रहेंगे, किस तरीके से वो बातचीत होगी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट के ड्राफ्ट के अंदर लिखी होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है वो आता है लाइसेंसिंग। ठीक है, लाइसेंसिंग के अंदर सबसे पहले लाइसेंस क्या होता है, तो लाइसेंस क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर एक ओनर, मतलब जो ओनर है टेक्नोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। ठीक है, एक तो ओनर आ गए एंड दूसरे जिन्हें वो अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का, मॉडिफाई करने का या रीसेल करने का राइट दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास में एक लाइसेंस, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। तो सिंपली लाइसेंस इज एग्रीमेंट वेयर बाय एन ओनर ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलाउज अनदर पार्टी टू यूज मॉडिफाई एंड रीसेल दैट प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज फॉर कंपेंसेशन। तो लाइसेंस जो है दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होता है, एक जना जो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसे यूज़ करने का दूसरे जने को जो है मतलब राइट दे रहा है। ठीक है, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट जो है वो सिंपली हमारा लाइसेंस हो जाता है। अब जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं ना, तो उसके अंदर एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट दोनों लोगों के बीच में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड हर एक स्टेप जो होता है लाइसेंसिंग प्रोसेस के अंदर, हर एक स्टेप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है और उसे बहुत ही तरीके से जो है ध्यान में रख के लाइसेंसिंग का प्रोसेस जो है वो हमें करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में आता है MOU। MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज़ अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज डिपिक्टिंग द टर्म्स एंड स्पेसिफिक्स ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग सच एज ईच पार्टीज नेसेसिटीज एंड ड्यूटीज़। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर MOU क्या होता है, एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में, जिसके अंदर किसी भी एक चीज़ के प्रॉपर टर्म्स एंड स्पेसिफिक लिखे होते हैं, जैसे कि दोनों पार्टी की ज़रूरतें क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें जो है MOU के अंदर लिखी हुई होती हैं। अब जो MOU होता है ना, ये सबसे फर्स्ट फेज़ होता है जब हम किन्हीं भी दो पार्टीज़ के बीच में एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो उसके बीच का जो सबसे पहला फेज़ जो होता है ना, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो दोनों के बीच में बनता है वो एक MOU ही होता है। ठीक है, अब एक जो MOU है ना, वो टिपिकली डिफाइन करता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसे किस तरीके से शेयर करना होगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किस तरीके से शेयर करना होगा, ये चीज़ MOU के अंदर आती है। साथ ही साथ जो भी पार्टीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उनके रोल क्या है, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर मैंशन रहती है।
नाउ MOU जो है उसे ड्राफ्ट करने का एक बेसिक प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जितनी भी पार्टी है ना वो शुरू करती हैं एक प्लानिंग फेज़ से। प्लानिंग फेज़ के अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि हमारा प्रिफर्ड आउटकम क्या होगा इस चीज़ से, ठीक है। देन उसके बाद में इस प्रॉपर MOU से हमें क्या मिल सकता है, ठीक है, कितनी चीज़ें हम लोग को मिल सकती हैं, कितनी चीज़ें हम लोग यहाँ पर नेगोशिएट कर सकते हैं, कितनी चीज़ें नेगोशिएबल नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है सबसे पहले डिफ़ाइन करी जाती हैं। देन इसके बाद में पूरी चीज़ें प्लान करने के बाद में एक इनिशियल ड्राफ्ट जो है वो बनाया जाता है, ठीक है, जिसके बाद में जो लीडर्स होते हैं दोनों पार्टी से वो मिलते हैं एंड देन उसके बाद में डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। उसके बाद में कम्युनिकेशन प्रोस्पेक्ट्स जो है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिससे कि मतलब दोनों पार्टीज़ के बीच में बात जो है वो आराम से हो सके। देन इसके बाद में ये चीज़ डिसाइड करी जाती है कि टाइम पीरियड जिसके अंदर मतलब किस टाइम पीरियड तक जो MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो किस टाइम पीरियड तक इफ़ेक्टिव रहेगा, ठीक है। एग्रीमेंट्स करे जाते हैं दोनों पार्टी के बीच में कि कब तक जो ये अंडरस्टैंडिंग है उसे हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है। इसी टाइम पर जो दोनों पार्टीज़ होती है वो डिस्क्लेमर्स ऐड करती है, लिमिटेशंस ऐड करती है, या फिर प्रीवियसली डिक्लेरेशंस जो हैं वो सारी चीज़ें उनकी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो ऐड कर देती हैं, ठीक है। अब प्रॉपर सारा डिस्कशन होने के बाद में एक फाइनल MOU जो है वो बनाया जाता है एंड साइन करा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट MOU के बारे में ना। लास्ट हमारे पास में आते हैं लीगल इश्यूज़। तो लीगल इश्यूज़ होते क्या हम लोग को पता है, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना हुआ है या कोई भी चीज़ है, जैसे हम लोगों ने लोन लिया उसके अंदर कुछ दिक्कतें आ गई, देन उसके बाद में हम लोग को लॉयर को कहीं ना कहीं कंसिडर करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, इस चीज़ का सोल्यूशन क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास में लीगल इश्यूज़ के अंदर आती हैं। तो लीगल इश्यूज़ क्या हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस है, मतलब जिसकी वजह से हमें लीगली कुछ पनिशमेंट वगैरह मिल सकती है, कुछ चीज़ें हम लोग को फॉलो करनी पड़ सकती है, फाइन भरना पड़ सकता है, जैसे किसी के पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है, देन उनको किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो वहाँ पर जो है उन लोग को अपना लाइसेंस दिखाना होगा, उनके पास नहीं है लाइसेंस तो फाइन वगैरह भरना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में कहीं ना कहीं लीगल इश्यूज़ हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉयर की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है, ठीक है। देन जो लीगल एग्रीमेंट होते हैं ना किन्हीं भी दो लोगों के बीच में, तो उस लीगल एग्रीमेंट के अंदर नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, एक्टिविटीज़ जो भी दोनों पार्टीज़ के द्वारा करी जाएंगी वो चीज़ लिखी होनी चाहिए, ठीक है। देन क्लियरली पर्पस क्या है एग्रीमेंट का वो लिखा होना चाहिए, स्कोप होना चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो होनी चाहिए, रॉयल्टी रेट होनी चाहिए, वैलिडेशन जो है वैलिड टर्म क्या है एग्रीमेंट की वो होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास में एक लीगल एग्रीमेंट के अंदर कहीं ना कहीं लिखी होनी चाहिए। अब जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उससे रिलेटेड क्या क्या लीगल इश्यूज हमारे पास हो सकते हैं, जैसे लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स हो गए, ठीक है, टैक्स का इम्प्लीकेशन हो गया, लीगल इश्यूज हो गए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन के टाइम, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है इंडिया के अंदर उसे कवर करने वाली जो भी लेजिस्लेशंस होती है उसके अंदर कुछ दिक्कत आ गई, तो ये कुछ लीगल इश्यूज होते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से रिलेटेड। तो हम लोग को पता है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का प्रोसेस है उसके अंदर अलग अलग तरह के लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब चीज़ें अप्लाई होती ही हैं, तो लीगल इश्यूज़ भी कहीं ना कहीं आने के चांसेस होते ही हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन वाला टॉपिक है इसके अंदर से मेन हमारे पास में एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट एंड जो हमारे पास में ये MOU है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार जो है ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करना था ना वो कंप्लीट होता है, साथ साथ सेकेंड यूनिट जो है हमारे पास में इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड की वो कंप्लीट होती है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।